ये वर्ग 10 है। वर्ग 10 में आज ये फिजिक्स है होगी। हम लोग पीछे जो है लेक्चर 3 तक पढ़ चुके हैं। लेक्चर 3 में ये आपको पढ़ा चुके थे कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है, किरण आरेख खींचे। अगर आप लोग नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलते हैं अब हम लोग पढ़ाई की ओर। तो अब जो है आगे जो लेक्चर 4 होने वाला है उसमें आपको आ जाएगा समतल दर्पण का गुण। अगला पॉइंट आ गया आपको समतल दर्पण का गुण। तो समतल दर्पण का पहला जो गुण है तो समतल दर्पण के सामने, समतल दर्पण के सामने जितनी दूरी पर वस्तु होती है, जितनी दूरी पर वस्तु होती है उतना ही दूरी पर दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, अगला पॉइंट आ जाइए। समतल समतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे सीधा बनता है। तीसरा पॉइंट आ जाते हैं समतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के ऊंचाई के बराबर बनता है। अगर आप 5 फीट के हैं तो प्रतिबिंब आपका 5 फीट का होगा। चौथा गुण है कि समतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब पूरा दर्पण की ऊंचाई व्यक्ति की आधी होती है। समतल दर्पण में आप अपना पूरा प्रतिबिंब देखिएगा तो दर्पण की ऊंचाई, दर्पण जैसे आप अपना प्रतिबिंब देखिएगा दर्पण में तो आप जैसे 5 फीट का हुईएगा तो आपका प्रतिबिंब उस दर्पण में 2.5 फीट का दिखाई देगा। जैसे आप 6 फीट हैं, अगर आप 6 फीट का हैं तो अगर देखिएगा उसका प्रतिबिंब तो आपको हो जाएगा 3 फीट का। मतलब कहने का मतलब ये हुआ मेरा कि वो आधी होती है। तो लिख देते हैं यहाँ पर, लिख देते हैं पॉइंट, किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब
पाने के लिए दर्पण की ऊंचाई दर्पण की ऊंचाई व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होती है। आधा। किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की ऊंचाई व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होती है। आप लोग कभी ऑफिस जाते होंगे तो मेज लगता है बीच में। तो मेज बीच में लगता है और ऑफिस में काम करने वाले आदमी को दिमाग स्वतंत्र होनी चाहिए, क्योंकि उसको चारों ओर देखने से उसका दिमाग सही रहता है और वह सही से काम कर पाता है। यदि दो दीवार के मध्य में व्यक्ति है बीच में तो उस दीवार का पूरा प्रतिबिंब पाने के लिए इस दीवार पर दर्पण की ऊंचाई इस दीवार की तिहाई होती है। यानी इस दीवार की पूरा प्रतिबिंब पाने के लिए इस दीवार पर ऊंचाई जब ये दीवार 30 फीट का है तो वो दीवार हो जाएगा आपको 10 फीट का। जो दीवार के मध्य में व्यक्ति है तो दूसरा दीवार का प्रतिबिंब पाने के लिए पहला दीवार पर दर्पण लगाएंगे तो उस दीवार की ऊंचाई का तिहाई होगी व्यक्ति जिस मध्य में। चलिए पॉइंट लिख देते हैं, आप समझ गए होंगे। 5वां पॉइंट बता रहे, जब दो दीवारों के मध्य में व्यक्ति बैठा हो तो दूसरा दीवार का पूरा प्रतिबिंब पाने के लिए पहला दीवार अर्थात सामने की दीवार पर दर्पण की ऊंचाई दूसरा दीवार की तिहाई होती है। यानी 1/3 यानी हो गया 1/3। जैसे इस दीवार का जो ऊंचाई, जैसे ये दीवार 30 फीट का है तो इसमें दर्पण जो लगाएंगे दीवार पर वो आपको हो जाएगा 10 फीट का। 1/3 का मतलब को कितना हो गया, ये हो गया 30। 30 को भाग दे देंगे अगर 10 से तो कितना हो जाएगा,
तो 3 फीट का, ठीक है। और देखिए आगे आपको बता रहे हैं, आगे बता रहे हैं इसमें आपको 5वां तक बता दिए हैं गुण। और छठा पॉइंट आ जाते हैं, यदि जैसे मान चलिए ये मान लेते हैं हम समतल दर्पण, तो समतल दर्पण की ओर जिस वेग से जाते हैं उससे दुगना वेग से प्रतिबिंब आती हुई मालूम पड़ती है। जैसे मान लिया, जैसे आपको बताएंगे अपेक्षिक वेग, उसमें क्या होता है, विकृत में जुट जाता है। जैसे आप लोग देखे होंगे, जैसे आप कोई गाड़ी जा रहे 50 किलोमीटर प्रति घंटा, कहीं जा रहे हैं, आज जो कोई जैसे हम सुपौल जा रहे हैं मोटरसाइकिल से, मान के चलिए, तो चल रहे हैं, तो मान के चलिए हो गया आपको 50 घंटा किलोमीटर से चल रहे हैं। और उधरे से मान के चलिए कोई आदमी आ रहे हैं, मान के चलिए करजैन बाज़ार, तो वो भी आ रहे हैं 85 किलोमीटर प्रति घंटा से उधर से, तो लगेगा आपको तेज़ी में जा रहा है। जब क्योंकि हम अपने आप को देखकर गाड़ी नहीं चला रहे हैं, हम सामने वाले को देख गाड़ी चलाते हैं। जो हमारा चाल है वह सामने चाल में जुट जाता है। हम भी 50 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रहे हैं, वो भी उधर से 50 किलोमीटर से आ रहे हैं, तो इसका मतलब हो गया कि वह 50 मेरा 50 हुआ, तो दोनों मिलाकर हम 100 किलोमीटर प्रति घंटा से उस आदमी को देख रहे हैं। क्योंकि मान के चलिए जैसे हम कोई दर्पण देख रहे हैं, वहाँ पर प्रतिबिंब है, जैसे हम प्रतिबिंब को देख के दौड़ रहे हैं दर्पण में, तो हमारी चाल कहाँ जुड़ जाएगा, प्रतिबिंब में। हम किसी समतल दर्पण में जिस वेग से जाएंगे उससे दुगना वेग से प्रतिबिंब आती हुई मालूम पड़ती है, वास्तविक नहीं, आती हुई मालूम पड़ती है। सही रहता तो दर्पण से बाहर प्रतिबिंब आ जाता, क्योंकि वह काल्पनिक प्रतिबिंब है। यदि हम दर्पण की ओर दौड़ रहे हैं 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो हमें प्रतिबिंब क्या दिखाई पड़ेगी, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, दुगुना वेग दिखाई देगा। अब पॉइंट बता रहे हैं आपको, आप समझ गए होंगे। जब कोई व्यक्ति समतल दर्पण के सामने जिस वेग से, जब कोई व्यक्ति समतल दर्पण के सामने
समतल दर्पण की ओर, समतल दर्पण की ओर जितना वेग से जाता है तो उसे दुगुना वेग से प्रतिबिंब आती हुई मालूम पड़ती है। यदि कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दर्पण की ओर जा रहा है तो प्रतिबिंब कितना दिखाई देगा? वह उसको दुगुना दिखाई पड़ेगा, जैसे 20 किलोमीटर प्रति घंटा दिखाई देगा। अब देखिए, कोई व्यक्ति अस्थिर है, कोई दूसरा व्यक्ति उसके सामने दर्पण लेके आ रहा है, तो वह इसी वेग से प्रतिबिंब को आती हुई मालूम पड़ती है। इससे मान चलिए दर्पण है, जिस वेग से आ रही है उसी वेग से प्रतिबिंब आती हुई मालूम पड़ती है। जैसे हम जाएंगे 10 km प्रति घंटा, तो प्रतिबिंब कितना आएगा? 10 km प्रति घंटा। जैसे हम अस्थिर आप आ रहे हैं हमारे और 10 km प्रति घंटा, तो प्रतिबिंब कितना आएगा? 10 km प्रति घंटा ना। जैसे आप कहीं सड़क किनारे खड़े हैं, अगर कोई गाड़ी की जितना वेग से आ रही है तो उतने वेग से दिखाई पड़ेगा, क्योंकि हमारा वेग तो 0 है। यदि कोई वाहन 50 किलोमीटर प्रति घंटा की ओर की चाल से जा रही है तो हमको दिखाई देगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा दिखाई पड़ेगी, क्योंकि हम तो अस्थिर हैं। जब समतल दर्पण को व्यक्ति को और जिस वेग से लाया जाता है उसी वेग से प्रतिबिंब आती हुई मालूम पड़ती है। इसका 7वां गुण बता रहे हैं आपको। जब व्यक्ति अस्थिर हो तो उस व्यक्ति की ओर जिस वेग से समतल दर्पण की ओर लाया जाता है उसी वेग से प्रतिबिंब व्यक्ति की ओर आती हुई मालूम पड़ती है। कहीं आप देखते होंगे दुकान में कि 2 समतल दर्पण है,
तो उसका एंगल हटाइएगा बढ़ाइएगा तो अनेक प्रतिबिंब आपको दिखाई पड़ेगा। अगला पॉइंट बता रहा है आपको, जब दो समतल दर्पण थीटा कोण पर झुके हुए हो तो एक वस्तु का प्रतिबिंब किस प्रकार बनेगा। देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर दो समतल दर्पण लेते हैं। ये हो गया दो समतल दर्पण। एक समतल दर्पण यहाँ है, एक समतल दर्पण यहाँ। यहाँ पर दो समतल दर्पण ले लिए, यहाँ इस पर जुड़ा हुआ है, सटा हुआ है। यहाँ पर एक मोमबत्ती लेते हैं जलता हुआ, तो इसका यहाँ प्रतिबिंब बहुत ज़्यादा बनेगा। इसका प्रतिबिंब आपको यहाँ भी बन सकता है, एक बन जाएगा। यहाँ हो सकता है, यहाँ भी बन जाएगा। ये प्रतिबिंब बन रहा है, ये सब ऐसे यहाँ भी बन रहा है। ये हो गया आपको वस्तु, मोमबत्ती है, वस्तु मोमबत्ती है। ये सब है प्रतिबिंब। यह है आपको दर्पण, दो दर्पण है। ये है समतल दर्पण, ये हो गया आपको समतल दर्पण। ये भी आपको इस साइड समतले दर्पण है। ये सब आपको हो गया प्रतिबिंब इसका। जब दो समतल दर्पण ऐसे भी समतल दर्पण हम ले सकते हैं, फिगर बताता है। ये समतल दर्पण हो गया। ये वस्तु है, तो इसका प्रतिबिंब बनेगा कोण के लेकर के, तो ये आपको थीटा होता है। ये होता है आपको थीटा। चलिए इसका हम आगे पॉइंट आपको बता रहे हैं कैसे बना। अब इस पर कुछ क्वेश्चन बता रहे हैं आपको। इसमें कुछ बता रहे हैं, जैसे ये दो समतल दर्पण, इसके बीच का कोण क्या है आपको है ना, तो ये थीटा है। इसमें पहला केस बता रहे हैं आपको, जब (360° बटा थीटा बराबर सम संख्या, जब 360° बटा थीटा बराबर सम संख्या,
तो प्रतिबिंब की संख्या बराबर 360 डिग्री बटे थीटा, 360 डिग्री बटे थीटा -1। जब 360 डिग्री बराबर सम संख्या तो प्रतिबिंब की संख्या 360 डिग्री बटे थीटा -1। ये क्वेश्चन आपको बताते हैं। क्वेश्चन हो गया आपको, ये क्वेश्चन है, जब दो समतल दर्पण 10 डिग्री के कोण पर झुके हो तो प्रतिबिंब की संख्या ज्ञात करें। ये सवाल हो गया, इसको हम बता रहे हैं आपको, ध्यान से समझिएगा। यहाँ कितना डिग्री दिया हुआ है? 10 डिग्री। जैसे देखिए ये समतल दर्पण है, ये हो गया आपको 10 डिग्री, ये समतल दर्पण है। मान चलिए यहाँ पर एक वस्तु है, तो प्रतिबिंब की संख्या निकालना है। तो थीटा बराबर दी कितना हो गया? 10 डिग्री दिया हुआ है यहाँ। पहले चेक करके देखते हैं। 360 डिग्री बटे क्या हो जाएगा? थीटा। तो 360 डिग्री बटे थीटा का मान कितना है? 10 डिग्री। तो डिग्री से डिग्री कट जाएगा, ये हो गया। पहले डिग्री काटिए, रुकिए 1 मिनट, आपको इसको हटाते हैं। पहले थीटा का मान है 10 डिग्री, इसको लिख लीजिएगा। और 360 डिग्री बटे थीटा, ये फार्मूला आपको बता चुके हैं। 360 डिग्री बटे थीटा का मान कितना है? 10 डिग्री। 10 डिग्री लगाइएगा। तो सबसे पहले डिग्री काट दीजिएगा। यहाँ पहले काटना नहीं है, इसको एक बार लिख दीजिए तब काट लीजिएगा। अब डिग्री कट गया तो 360 बटे 10। अब इसको काटिए, कितना बचता है? 36, जो आपको आ गया सम संख्या, जो सम संख्या है। तो प्रतिबिंब की संख्या प्रतिबिंब की संख्या 360 डिग्री बटे थीटा -1। सूत्र लगा देंगे। 360 डिग्री बटे थीटा का मान कितना लाए हैं? 10 डिग्री और -1। तो 360 डिग्री बटे थीटा, ये कौन संख्या आया था? सम संख्या। और प्रतिबिंब संख्या निकाल रहे हैं 360
डिग्री बटा थीटा -1 सूत्र लेकर के। तो सबसे पहले डिग्री डिग्री कट गया तो आपको हो गया 360 बटा हो गया 10 और -1, इसको काट दीजिएगा 36 और -1, यह आपको हो गया 35। तो ये 35 प्रतिबिंब हो जाएगा, ये आंसर है। यदि सम संख्या हो, एक घटा देना है, दो समतल दर्पण झुका है 30 डिग्री पर, तो थीटा 30 डिग्री। जैसे आप लिख सकेंगे 360 बटे 30, तो ये 12 हो गया। तो 12 कौन संख्या है? सम संख्या। तो 12 घटाओ 1, 12 घटाओ 1 तो 11, तो 11 प्रतिबिंब हो जाएगा। यदि दो समतल, जैसे दो समतल दर्पण झुका हुआ है, जुड़ा हुआ है 60 डिग्री में, तो 360 डिग्री बटा 60 डिग्री हो जाए, तो 0 0 कट गया, तो 360 डिग्री बटा 60, 6 6 के 36, 6 आएगा जो क्या है सम संख्या है, तो 6 बटे 6 घटाओ 1 तो 5 प्रतिबिंब हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इसको उतारना नहीं है, समझ आ रहे हैं आपको। अब पॉइंट 2 बता रहे हैं आपको, जब 360 डिग्री बटा थीटा मतलब विषम संख्या, सम संख्या के बारे में समझा दिया, विषम संख्या में दिखा रहे हैं आपको। संख्या तो प्रतिबिंब की संख्या 360 डिग्री बटा थीटा, और क्वेश्चन बता रहे हैं इससे रिलेटेड, यदि दो समतल दर्पण 72 डिग्री के कोण पर झुके हुए हो, तो प्रतिबिंब की संख्या निकालें। तो जैसे दो समतल दर्पण है, दो समतल दर्पण है, एक समतल दर्पण ये हो गया, एक समतल दर्पण ये हो गया। ये कितना डिग्री पर झुका हुआ है? 72 डिग्री पर। अब इसका हल बता देते हैं। थीटा का मान कितना दिया हुआ है? 72 डिग्री, यहाँ लिख दीजिए। अब चेक कीजिए सबसे पहले, तो 360 डिग्री बटा 72 डिग्री, डिग्री डी पहले कटता है। अब लिखिए इसको, तो 60 बटे 72, 72 पंचा कितना होता है? 0 36 360, कट जाएगा आपको 5 मिनट में, 5 मिनट में कट जाएगा। ये कौन संख्या है? ये कौन संख्या? सम की विषम? तो जो विषम है, तो विषम आपको हो गया 5, तो विषम विषम संख्या रहेगा, तो यही आंसर हो गया। इसीलिए प्रतिबिंब की संख्या निकालना था हमको। प्रतिबिंब की संख्या बराबर 360 डिग्री बटे थीटा, 360 डिग्री या बटे थीटा का मान कितना लाए थे? 72। तो पहले डिग्री हट जाएगा,
तो उसके बाद लिखिएगा 360 डिग्री 72, तो 5 मतलब, तो 5 प्रतिबिंब इसका निकल जाएगा आंसर। यदि भी आपको विषम संख्या 360 डिग्री बटा थीटा, तो प्रतिबिंब की संख्या 360 डिग्री बटा थीटा। यदि 72 डिग्री पर झुका हुआ तो थीटा 72 डिग्री हो गया, तो 360 डिग्री बटा 72 डिग्री कट गया तो 72 हो गया आपको। अब इसको भगा दिए 5 में, तो 5 कौन संख्या है? विषम संख्या। ये कोई कटेगा किसी से, तो इसीलिए प्रतिबिंब की संख्या तो 360 डिग्री बटा थीटा ले लिए, तो 360 डिग्री बटा थीटा का मान 72 है, इसको काट देंगे तो प्रतिबिंब की संख्या 5 हो जाएगा। जैसे दो समतल दर्पण झुका हुआ 40 डिग्री पर, तो 360 डिग्री, तो 360 डिग्री बटा 40 डिग्री ऐसे बनाइएगा। 360 डिग्री बटा 40 है ना, डिग्री पहले हट जाएगा तो यह आपको घट जाएगा 9। बोलिए इसमें एक घटाएंगे नहीं, सम में आपको सम में घटाना है एक, लेकिन विषम में एक नहीं घटाना है आपको। तो 360 डिग्री बटा आपको हो जाएगा 60 डिग्री, तो 6 हो जाएगा। तो 6 सम संख्या, तो प्रतिबिंब हो जाएगा उसमें 5। अगर आपको कहेंगे 40 डिग्री तो 360, ये आपको हो गया 9 मर्तबे। 9 आप सम है कि विषम, तो विषम संख्या, इसमें 9 प्रतिबिंब निकल जाएगा। चलिए आगे बता रहे हैं आपको। आगे है, जब 360 डिग्री बटा थीटा भिन्न संख्या, जैसे भिन्न है, तब प्रतिबिंब की संख्या हो जाएगा आपको पूर्णांक में। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछता है एग्जामर में इस टाइप से कि जब दो समतल दर्पण 13 डिग्री के कोण पर झुके हो तो प्रतिबिंब की संख्या निकाले। इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। अब हल देखिए इसका। थीटा का मान कितना दिया हुआ है आपको? 13 डिग्री, तो थीटा बराबर हो गया 13 डिग्री। ठीक है, तो चेक कीजिए इसको। तो 360 डिग्री बटा थीटा का मान कितना है? तो 13 डिग्री। तो पहले डिग्री कट जाता है, तो बच जाएगा 360 डिग्री बटा 13। ठीक है, तो इसमें तो पूरी कटेगा नहीं, इसको भगा दे के चेक कर लेते हैं। 360 से 13 दूना 36, 13 दूना 26 होता है शायद। 13 दूनी 26, 6 में 6 गया 0, इसमें बच गया 1 0। 13 छक्का 78, 13 7 लग जाएगा आपको 91, कितना बचेगा 9। तो 27 पूर्णांक 9 बटे क्या लिख सकते हैं? 13। ये आपको हो गया 27 पूर्णांक 9 बटे 13। ठीक है, भगा दिए हैं। अब क्या कीजिए,
आया 27.9/13 पूर्णांक कौन, तो पूर्णांक इसमें आपको 27 पूर्णांक में हो गया। थीटा आपको है 13 डिग्री। अब इसको भगा दिए तो 27.9/13 हो गया। तो प्रतिबिंब की संख्या आपको प्रतिबिंब की संख्या आपको पूर्णांक में हो जाएगा, क्योंकि पूर्णांक में ही होता है, तो आपको 27 हो जाएगा। अब आगे प्रोसेस बता रहे हैं आपको। तो प्रतिबिंब की संख्या क्या हो जाएगा, 27 आंसर, 27 आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो होता है ना प्रतिबिंब की संख्या वो पूर्णांक में होना चाहिए। तो पूर्णांक इसमें कौन है, 9, 13 की 27, तो 27 है, इसीलिए आंसर इसका 27 हो गया। जैसे आगे बता देते हैं कुछ प्रोसेस और। 13 को भगा 360 से भगा दिए, 2 हो गया, 13 दूना 26, तो आपको बच गया 107। तो 13 से 91 हो गया 9। तो दशमलव देंगे क्या होगा 0, तो 13 छक्का 78, तो 10 में 8 गया 2, 8 में गया 1। तो 27.66 हो गया। तो 13 छक्का 78, तो इसमें आ गया आपको 27.6। तो इसमें भी आप कह सकते हैं, इसको भी आप 27 प्रतिबिंब में कह सकते हैं, क्योंकि 0.6 जो है ना ये नहीं जुटता है प्रतिबिंब की संख्या में, ठीक है, इसको याद रखिएगा। क्योंकि 7.1 भी जैसे लिखेंगे कहीं भाग में आ जाएगा, तो उसमें आप लोग 27 प्रतिबिंब लिखिएगा। आगे बता रहे हैं। जैसे 2 कोण झुका हुआ है आपको, जैसे 2 कोण झुका हुआ आपको 11 डिग्री पर मान से झुकल है, तो इसको कैसे बनाएंगे, 360 को आप दीजिएगा 11 से भागा, 11 या 33, तो 6 में 3 गया 3, ये कट गया तो ये उतर गया, 11 दूना 22, 8, आपको आ गया 32.8/11, इतना आ गया। तो पूर्णांक आपको कितना हो गया, 32 हो गया। तो इसमें कितना प्रतिबिंब बनेगा, 32 प्रतिबिंब बनेगा। अगर इसको आगे भागा दीजिएगा, तो मान चलिए अगर इसको भागा दे के आगे बढ़ाइएगा, तो जैसे दशमलव दे देंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, तो 11 77 हो जाएगा 77, तो 32.7 हो गया इसमें। तो इसमें भी प्रतिबिंब की संख्या कितना होगा, 32 से, क्योंकि 0.7 नहीं लिखाता है। इस तरह से ये सब बनता है। इसलिए इसका आंसर जो है आपको 27 आया था, ठीक है। तो दशमलव में रहे या ना रहे, दशमलव वाले दशमलव के बाद वाले जो संख्या रहते हैं ना वो नहीं लिखाते। आप लोग अब समझ गए होंगे इस सवाल सबको। अब आगे बता रहे हैं, अगला टॉपिक देखते हैं क्या।
जैसे जब दो समांतर समतल दर्पण के बीच एक वस्तु हो तो प्रतिबिंब की संख्या निकालें। तो एक समतल दर्पण यहाँ हम ले लेते हैं, IR भी ले लिए, तो दो समतल दर्पण हो गया। ये दो समतल दर्पण हो गया। इसके बीच में कोई वस्तु है तो इसमें प्रतिबिंब की संख्या ज्ञात करना है। तो इसका हल हो जाएगा आपको दो समांतर समतल दर्पण के बीच का कोण 0 डिग्री होता है। तो थीटा बराबर हो गया 0 डिग्री। तो प्रतिबिंब की संख्या क्या हो जाएगा? प्रतिबिंब की संख्या हो जाएगा आपको 360 डिग्री बटा थीटा। तो 360 डिग्री या बटे थीटा का मान कितना दिया? 0 डिग्री। तो 0 डिग्री तो 360 बटे 0। तो 0 में किसी से भागा देते हैं, क्या होता है? अनंत। ये क्या है? अनंत है ना, क्योंकि 0 को भागा देंगे 360 डिग्री से, अनंत हो जाएगा। जैसे बता देते हैं कैसे भागा दिए। जैसे 2 को भागा 0 देते हैं, तो 0 को 2 से भागा देंगे, क्या होगा? 1 रखेंगे, 1 को 0 से गुना करेंगे तो 0, तो 2 हो गया। फिर मान चलिए 2 रखिए और 2 को 0 से गुना करेंगे, क्या होगा? फिर 0, तो 2 ही आ जाएगा। फिर मान चलिए 3 रखेंगे तो 3 को फिर गुना करेंगे 0। इसमें क्या देख रहे हैं? शेषफल नहीं कटता है, इसीलिए यह इसको लिखते हैं अनंत या अपरिभाषित। जैसे आप 360 डिग्री को भागा लगाइएगा 0 से, तो 1 मरतबा भागा लगाएंगे, तो 0 लगाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? 1 गुना 0 तो यहाँ 0, 360 उतर जाएगा। और फिर यहाँ 2 लगाइएगा तो इसको गुना कीजिए, तो फिर 0 हो गया, तो फिर 0 लग जाएगा, फिर 360। इसका मतलब क्या है? ये बढ़ते जाता है, इसके कटने वाला नहीं है। इसीलिए हम यहाँ क्या लिख देते हैं? किसी भी संख्या 0 से भाग देते क्या होता है? अनंत। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? अनंत। ये आंसर हो गया। ठीक है, तो आज का वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं।
अब कल पुनः आगे पढ़ाई होगी।